देख रहे थे क्या क्वेश्चन कर रहे थे ना वर्क पावर एनर्जी के। तो कुछ क्वेश्चन हमने किया था, एक क्वेश्चन कल, आगे आज क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अभी कल जैसा किया था वैसा ही, बस फोर्स अब किसी एंगल पे लगाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट है, ऐसे लगा रहे हैं एफ फोर्स और ये एंगल बन रहा है। आप सेंटर के साथ बनाओ, जैसे बनाओ, ये एंगल मान लो बन रहा है, ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा। एफ फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पे और तुम्हारा मास इसका एम दे रखा है, ठीक बात है। सारे डेटा पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिए थे जो कल कराया था आपको। थीटा इक्वल्स टू कुछ लिख लो से 30 डिग्री, और मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एफ फोर्स इस तरह से लग रहा है, एम मास गिवन है। एम मास कितना है तो से मान लो वही 10 kg, एम गिवन है 10 kg, और न्यू कल दे रखा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। मैंने इंक्लाइन का क्वेश्चन करा था तो न्यू उतना ही रख रहे हैं 1/2√3। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ब्लॉक और सरफेस के बीच है 1/2√3। मास है 10 kg, थीटा एंगल दिख रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वर्क डन टू डिस्प्लेस द ब्लॉक, work done to displace the block by 10 meter. Find the work done to displace the block by 10 meter, ये क्वेश्चन है। चलो तो ट्राई करो इसको, देखो बाकी क्वेश्चन तो पुराना है। फोर्स निकालना तो आपको पहले लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन में हम काफी पढ़ चुके हैं, आता है। मेन है वर्क निकालना, तो करो ट्राई। ठीक, चलो तो कितना कितना आंसर है। एक बता रहे हो 1000/3 और एक बालक और कितना बता रहे हो। अब देखो इस पे फोर्स क्या लगेगा, एफ फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है। हमको सिंपली वर्क के लिए फोर्स पता करना है, और फोर्स पता कर लिए तो वर्क इक्वल टू सिंपली होता है एफ एस कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, थीटा एंगल बता रखा है, मेनली है फोर्स पता करना। और फोर्स हम लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं। तो क्या क्या लगेगा फोर्स, पहले तो बात करें, एक तो वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर कंप्रेस कर रहा है तो क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये दोनों तो दिख गया। और क्या है, एफ लग रहा है, एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक एंगल के साथ वाला कॉस और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन। एफ के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं। एफ चूंकि ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो उसको चलाएगा दैट इज एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा। पहले बताओ इतना में कोई दिक्कत। अब ब्लॉक किधर जाएगा, राइट साइड। ब्लॉक जाएगा राइट साइड तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट। तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट, यानी फ्रिक्शन लगेगा इधर एफ। ठीक है, अब मुझे पता करना है यहां पे, तो एफ कॉस थीटा अगर डिस्प्लेस करने के लिए क्या होना चाहिए, शुड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करना चाहिए सप्लाइड फोर्स को, या कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे बल्कि थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। कॉस थीटा शुड इक्वल टू एफ, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ होना चाहिए बेसिकली। तो कम से कम अगर बोला जाए तो दैट इज ये, और एफ इक्वल टू क्या होगा, न्यू एन। एफ इक्वल टू न्यू एन, तो यहां से अगर लिखते हैं एफ कॉस थीटा इक्वल टू न्यू इंटू एन। एन देखोगे तो यहां पे क्या है, एन ऊपर है और एफ का कंपोनेंट भी क्या है, ऊपर है। तो वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा, तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होंगे। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स। तो वर्टिकल अपवर्ड क्या लग रहा है, एक एन एक एफ का कंपोनेंट दैट इज एफ साइन थीटा। तो एन प्लस एफ साइन थीटा क्या लग रहा है, ऊपर, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी। तो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, यानी एन यहां से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब न्यू एन, एन के जगह लिख लो एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, एन की जगह पे ये वैल्यू रख दिया एन की। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, एफ निकालना है तो एफ को एक तरफ ले आओ। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, न्यू एम जी और माइनस न्यू एफ साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने फ्रिक्शन में किया था, एंगल पे लग रहा था, बस वर्क नहीं निकालना था वहां पे। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा
प्लस न्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू न्यू एम जी। और यहां से f निकालने के लिए कॉमन ले लेंगे f को, तो इसमें क्या बचेगा, cos थीटा प्लस इस टर्म में बच जाएगा न्यू साइन थीटा। cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यू एम जी। और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू एम जी बाय, इसको इधर लाओगे एक फॉर्मूले सा बन गया cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। अब ठीक है, एक बात समझना, तो f इक्वल टू इतना आ गया, बस f आ गया तो काम हो गया। अब देखो इस तरह से मैंने बनाया इसको एक फॉर्मेट सा, फॉर्मूले सा। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले सा बनाओगे, क्वेश्चन चाहो तो बिना फॉर्मूले सा बनाया, अगर डेटा गिवन हो तो हमको इतना करने की भी जरूरत नहीं। डेटा गिवन हो तो यहीं पे हमको f निकालना है, थीटा पता है तो f cos थीटा पता लग जाएगा, f निकालना है cos थीटा पता है, मतलब cos थीटा पता है, न्यू गिवन है, समझो जरा, m गिवन है, g कुछ नहीं बोला गया, 10 ले लिया, f अननोन रहेगा, थीटा पता है, तो हमको f पता कर लेंगे हम। तो आप समझो क्यों क्या बता रहा हूं, जरा समझ लो यहाँ पे। तो यहां से हमको f डायरेक्ट पता लग जाएगा, f के लिए इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूं वो बात बताऊंगा, लेकिन f के लिए इतना कहानी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ थीटा पता है, cos थीटा निकाल लोगे, cos थीटा लिख लोगे, न्यू गिवन है, m गिवन है, g को 10 ले लिया, थीटा गिवन है, मतलब साइन थीटा पता है, तो इसमें केवल एक अननोन f रहेगा, हम सीधा f यही निकाल लेंगे, ठीक है। पर मैं इस तरह से इसलिए कर रहा हूं कि मुझे एक चीज और बताना है इस क्वेश्चन में, एक टाइप का और बात करना है, उसीलिए मैं इस टाइप से लिख रहा हूं। अदरवाइज हम डेटा गिवन हम यहीं से आप निकालेंगे, इतना जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर वर्क डन पूछा गया तो वर्क डन सिंपली क्या होता है, fs cos थीटा। वर्क डन ध्यान रख करो, fs cos थीटा, f ये पूरा है, f ये पूरा है न्यू एम जी बाय cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, ये पूरा क्या है f इंटू s इंटू cos थीटा, यही होगा fs cos थीटा, s cos थीटा, ठीक। w इक्वल टू न्यू एम जी, न्यू की अब सारी वैल्यू गिवन है, बस वैल्यू रख देना। न्यू कितना गिवन है, 1/2√3, m कितना है 10, g को लिया है 10, cos थीटा, थीटा कितना है 30, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 √3/2, न्यू क्या है 1/2√3, और ये थीटा 30 साइन थीटा क्या होगा 1/2 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट बोला गया है 10, और cos थीटा मतलब cos 30 क्या होगा √3/2। अब यहां पे जो सॉल्व ही करना है कैलकुलेशन, जो कैंसिल हो रहा है √3 से √3 जाएगा, काम तमाम। 2 से अगर कटाना चाहते हो तो इसको कटा दो, 2 पंचे 10, यहां भी 2 से 2 पंचे 10, 2 × 5। इधर में नीचे अगर देखना चाह रहे हो तो जैसे भी लिखना चाहो आप, ऊपर हो जाएगा 25 250, 5 × 5 250 न्यूमरेटर हो जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में देखोगे तो चाहो तो जैसे लिखो, इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या आ जाएगा 4√3, एलसीएम आ जाएगा 4√3, और 4√3 यहाँ पे क्या बचेगा 2√3, या चाहो तो उतना भी झंझट नहीं पालना चाहते 1/2 को कॉमन ले लो, आप जैसे करना चाहते हो। तो यहां से एलसीएम लो या 1/2 कॉमन लेके ऊपर ले जाओ, जैसे सॉल्व करना चाहो। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4√3, तो इसके पास क्या नहीं है 2√3, 2√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2√3 × 3, √3 क्या हो जाएगा 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है, एलसीएम ले रहा हूं कुछ नहीं, 6, और इसमें क्या है 1, तो ये हो गया 250, 4√3 ऊपर चला जाएगा इंटू 4 इंटू √3/6, तो 250 100 के 1000, तो 1000 √3/6 डिपेंड करता है। अगर आंसर ऐसे दिया ऐसे छोड़ सकते हो। अच्छा से सॉरी यार, जागे लोगों को अच्छा लगा, तो ये /7, तो ये आंसर हो गया 1000 √3/7। बात समझे, अगर वैल्यू रखना है तो 1.7 रख देंगे या 1.732, तो बात समझ में आई। तो हमको सिंपल क्या था, वर्क के लिए fs cos थीटा
अगर हमको करना होता, हम एफ बताया मैंने कई बार, एफ सीधा यहीं से निकालेंगे और यहां से निकाल के ये पुट कर देंगे यहाँ पे, यहां से सीधा एफ निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, इतने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी लिखना है तो फिलहाल ये लिख लो। ये क्यों इतना किया, एक और टाइप का फॉर्मेट मुझे बताना है इसलिए, तो पहले इसको नोट करो। देखो इसमें ये तो ठीक है, आंसर आ गया तुम्हारे 1000√3, क्वेश्चन तो हो गया हमारा। इस तरह से फॉर्मेट मैंने बोला क्यों लिखा। अब देखो इसमें अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसी में हमसे कि ठीक है फोर्स तो ये लगेगा, वर्क डन ये होगा, बोलेगा मिनिमम फोर्स कितना लगे, कम से कम कितना फोर्स लगे, मिनिमम फोर्स कम से कम कितना फोर्स लगे इस कंडीशन के लिए, मतलब कम से कम फोर्स कितना लगे इस कंडीशन के लिए, यानी कि 10 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल आपको पता है कि कोई फंक्शन है या कुछ है, कुछ लिखा गया है से x बाई वाई के फॉर्म में, ये मिनिमम कब होगा, जब y मैक्सिमम होगा। कोई फंक्शन मान लो x बाई वाई के फॉर्म में लिखा गया इक्वल टू से z मैं बोलूंगा मिनिमम होगा कब, जब y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मैथ्स में जाके पढ़ोगे, मैथ्स में जब हम पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ोगे, वहां पे एक चीज यूज करोगे, मैं डायरेक्ट यहां बता रहा हूं तो ध्यान रखना, बाकी मैथ्स में प्रूफ भी करोगे, देखोगे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ऐसा कोई फंक्शन रहे ना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान रखना, ऐसा कोई फंक्शन रहे तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है √a² प्लस b²। कोई फंक्शन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्म में रहे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। मैं ये क्यों बता रहा हूं जरा देखते हैं। और मिनिमम होती है, माइनस आगे लगा दोगे, माइनस √a² प्लस b², मिनिमम होती है माइनस √a² प्लस b², और मैक्सिमम ये होती है। ये मैं इसलिए बताया कि अगर इसी में पूछ दिया जाए तुमसे कि मिनिमम फोर्स बताओ या फिर मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस, तो फोर्स, अगर वर्क मिनिमम कब होगा, जब फोर्स मिनिमम होगा, वर्क मिनिमम तब होगा जब फोर्स मिनिमम होगा, यानी फोर्स मैक्सिमम, फोर्स हमारा क्या है, ये है फोर्स, हम इतना लिखें F इक्वल टू न्यू mg cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। ये मिनिमम कब होगा, जब न्यूमरेटर क्या होगा, सॉरी डिनोमिनेटर क्या होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम। जब ये क्या होगा, ये अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो मेरा F क्या हो जाएगा, मिनिमम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, क्या ये फॉर्मेट ऐसा नहीं है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा टाइप का, यहां cos थीटा का कोएफिशिएंट देखोगे कुछ नहीं है तो 1 है, और साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, न्यू है। तो इसका मैक्सिमम होने के लिए F इक्वल टू न्यू mg, न्यूमरेटर अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम के लिए एक का कोएफिशिएंट 1 है, √a² प्लस b², दोनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट cos थीटा का 1 और साइन थीटा का क्या, न्यू, तो 1 प्लस स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, यानी हो जाएगा सिंपली न्यू mg बाय √1 प्लस न्यू स्क्वायर। तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछ दिया जाए तो ये होगा, न्यू पता है, m पता है, g पता है, सब पता है। अगर यहाँ पे तुम्हारा f मिनिमम बात समझो बोला जाए तो हम ये करेंगे, और f मिनिमम के लिए मुझे इसका ख्याल नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि न्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उस जगह गिवन होगा, वो फिक्स है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। m जो है ऑब्जेक्ट का मास है, वो भी गिवन के लिए फिक्स होगा, फिर हम चेंज किस में ला सकते हैं, इन टर्म्स में ला सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। मिनिमम माइनस में नहीं वो नहीं बोल रहा हूं, बालक समझो। कोई फंक्शन अगर ऐसा हो ना a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इस फॉर्मेट में, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। अगर इसी फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू बोला जाए ना, ऐसे यहां काम नहीं है उसका, लेकिन चलो ठीक है मैथ्स में देखते हैं, इसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बोला जाए तो ये होता है √a² प्लस b² और आगे लगा दो माइनस। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ये होता है और ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है। अब मुझे मिनिमम फोर्स बताना है या फिर मिनिमम फोर्स या वर्क डन मिनिमम बताना है, तो फोर्स मिनिमम कब होगा, जब ये पूरा फोर्स का फॉर्मूला लिखा ना, ये मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और डिनोमिनेटर उस फॉर्म में है a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में, और ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, √this² प्लस this²।
तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा प्लस न्यू sin थीटा का ये हो सकता है, ये मैक्सिमम होगा तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। समझ में आई बात? तो इसको भी नोट कर लेना, ये इस टाइप अगर पूछ दिया जाए कभी तो पता होना चाहिए। यही मिनिमम क्या होगा अगर पूछा जाए, ये बताने के लिए मैंने आपको इस फॉर्मेट में लिखा, अदरवाइज इस फॉर्मेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हमने पहले ही किया उसके लिए इतना लेंथी नहीं ले जाएंगे, यहाँ पे एफ पता करेंगे, एफ एस कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है। यानी कोई फंक्शन, अच्छा यहाँ अगर बात करें ए साइन थीटा प्लस बी कॉस ऐसे फॉर्म में होगा ना, तो उसका मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। कोई चीज अपने मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करती है, यानी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच लाई करेगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखी हूँ, जब इतनी बातें कर लिया तो, अदरवाइज ज्यादा काम नहीं है इसका, जितना मैंने लिखा मैक्सिमम बस इतने का ही काम है यहाँ, बाकी मैथ्स में देखते हैं फिर डिटेल। प्लस बी कॉस थीटा यानी इसका मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम से कोई फंक्शन छोटा नहीं हो सकता और मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो सकता, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, मिनिमम वैल्यू ये हो गया किसी फंक्शन का, ठीक है। तो ये तो खैर बात कर लिया। अब आते हैं इसमें वर्क डन फाइंड करते हैं, वेरिएबल फोर्स के कारण देखेंगे एक बार। पहले तो बेसिक बात करेंगे कांस्टेंट, फिर वेरिएबल फोर्स के कारण देखेंगे। तो पता करते हैं वर्क डन, इसको नोट वोट करना था, कर लिए? अब देखो वर्क डन पता करते हैं। देखो पहले तो बेसिक बात करते हैं, वर्क डन डब्ल्यू डी से का वर्क डन बाय एक कांस्टेंट फोर्स, जो हम पहले बात किया ये भी एक कांस्टेंट फोर्स। मान लो एग्जांपल सिंपल मैं बोलूं कि से बेसिक एकदम चीज बोल रहा हूं, मान लो फोर्स लग रहा है से 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ही डायरेक्शन में हुआ और कुछ हुआ मान लो 2 मीटर, तो मैं वर्क डन क्या बोलूंगा, 10 इंटू 2 20 मीटर, 20 जूल हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो कोई खास बात नहीं है। ये कांस्टेंट फोर्स यानी पूरा मैंने जब तक लिया 2 मीटर सोचा, पूरे 2 मीटर में फोर्स की वैल्यू क्या थी, 10 ही थी। कभी फोर्स 10 से कम नहीं हुआ, 10 से ज्यादा नहीं हुआ, पूरे 2 मीटर तक फोर्स की वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो हमने सिंपल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, वही डायरेक्शन थी, तो कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जरा समझना वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स जैसे फोर्स टाइम के साथ या पोजीशन के साथ वेरी कर सकता है। मान लो फोर्स लिखा एग्जांपल एक, मान लो F की वैल्यू लिखी है से कुछ 2x प्लस 3, F लिखा है 2x प्लस 3 और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट मान लो यही है, चलो 2 मीटर तक। अब हम वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब x1 रखोगे फोर्स की वैल्यू कुछ और आएगी, 2 प्लस 3 5 होगी। x2 रखोगे फोर्स की वैल्यू 2 इंटू 4 प्लस 3 7 होगी। x 1.5 रखोगे 2 इंटू 1.5 3 प्लस 3 क्या होगी 6 होगी। x 1.1 रखेंगे फोर्स की कुछ और वैल्यू होगी, 1.2 रखेंगे फोर्स की कुछ और वैल्यू होगी, 1.05 रखेंगे कुछ और वैल्यू होगी। यानी इस 0 से 2 तक में हर वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स अलग अलग आएगा। तो मैं कौन से फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूं पता नहीं, किस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से यहां मल्टीप्लाई करूं पता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये x का है, मुझे पूरा पता नहीं, पर एक पर्टिकुलर x पे f की एक फिक्स वैल्यू होगी। x अगर 1 रख देंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा,
1.5 रखेंगे तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर x पे एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। तो मैं एक पर्टिकुलर x ले रहा हूं या फिर इतना छोटा x ले रहा हूं कि समझो कि वो है ही नहीं, यानी बहुत ही स्मॉल x ले रहा हूं, इन्फिनिटली स्मॉल। और बहुत स्मॉल को कैसे लिखते हैं? डी से। चूंकि x के फॉर्म में लिखा है तो मैं लिख देता हूं dx। बहुत ही स्मॉल वर्क गैप जो है डेल्टा x, अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 बताया हुआ है डिफरेंशिएशन वगैरह में, मैथमेटिकल टूल्स में, डेल्टा x टेंड्स टू 0 उसी को क्या बोलते हैं? dx। मतलब इतना छोटा x हो गया कि x का इंटरवल है ही नहीं, और इंटरवल को छोटा करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो बहुत ही छोटे x के लिए लिखा dx, उस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको फोर्स की मिल जाएगी, उस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू फोर्स की मिल गई, दैट इज F। इस तरह से मैं पूरे 2 मीटर तब को कई छोटे छोटे टुकड़े में सोच सकता हूं। पूरे 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट को जरा समझो, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया है पहले। पूरे 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट को मैं इनफिनाइटली स्मॉल टुकड़े मान सकता हूं, 50, 100, 500, 10,000, 50,000, जितना भी हो। x को छोटे छोटे कई टुकड़े में बांध सकता हूं। ये dx कई सारे छोटे छोटे टुकड़े में आएगा, एक dx, दूसरा dx, तीसरा dx, चौथा dx, इस तरह से बांध सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर बहुत छोटा, दिखाने के लिए मैंने इतना चौड़ा बनाया, इतना भी नहीं है, लगभग एक पॉइंट साइज का है, इतना छोटा नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू f की होगी, हमने बोला f dx। उसी तरह एक और dx पता किया, वहां f की वैल्यू, फिर एक और dx लिया, वहां f की वैल्यू, फिर एक और dx लिया, वहां f की वैल्यू। तो सारे dx इंटू f का उस जगह पे f का समीशन कर दिया, छोटा छोटा करके सबको ऐड कर दिया, तो टोटल वर्क डन मिलेगा। और ऐड का मतलब क्या है? समीशन। इसी को क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन। तो इस केस में अगर सॉल्व करना होगा तो क्या कैसे होगा? W इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx। बात समझ में आ रही है? ये तो मैंने एक चलो लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए बताया। अब जरा मैं लिखूंगा कैसे, इसको प्रॉपर्ली देखता हूं। अब एक बात समझो, मान लो कि 3 एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। जनरली एक्स वाई से लिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। किसी को x, किसी को y, किसी को z बोला जा सकता है। इसको z बोल सकते हैं, इसको x बोल सकते हैं, इसको y बोल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्स वाई जेड कहने का मतलब होता है 3 एक्सिस जो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। जनरली हमारे दिमाग में चलता है ये x, ये y, तो ऐसे ही नाम लिखा और ये z लिखा, ठीक। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जरा समझना। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर भी हो सकता है पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग ऐसे जाए, हो सकता है पार्टिकल y एक्सिस के लॉन्ग ऐसे जाए, हो सकता है पार्टिकल z एक्सिस के लॉन्ग ऐसे जाए, या हो सकता है पार्टिकल ऐसे बोर्ड पे जाए, मतलब x और y के प्लेन में जाए, x और y के बीच में जाए, xy प्लेन में। हो सकता है ये yz है, पार्टिकल yz प्लेन में जाए, हो सकता है पार्टिकल zx प्लेन में जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है, समझो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल मान लो इस पर्टिकुलर पोजीशन से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जा रहा है, यहां से पार्टिकल यहां जा रहा है, तो ये भी तो एक सीधी लाइन बन सकती है, यहां से यहां भी एक लाइन बन सकती है। ये जाना क्या? स्पेस में, यानी इसमें ये जो यहां से यहां जा रहा है ये क्या है? ये स्पेस में, यानी इसमें x भी है, y भी है, z भी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल किसी पोजीशन से मान लो से किसी पोजीशन से मान लो से पार्टिकल 2, 3, 5 से कुछ गया कहां तक, तो कुछ भी मान लो 4, 6, 10 तक। 2, 3, 5 क्या है? 2 x एक्सिस पे, 3 y एक्सिस पे और 5 z एक्सिस। यहां 2, 3, 5 होगा। उसी तरह से 4 मान लो, यहां 4, ये 6, ये 10 यहां हो गया, तो पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, ये भी तो हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो अब मैं अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लिखने जा रहा हूं, किसी के लिए स्पेस में पार्टिकल कहीं से कहीं जा रहा है, जनरल लिखने जा रहा हूं, जरा समझना। तो मैं क्या मान रहा हूं? F, अगर मैं स्पेस में बात कर रहा हूं तो F तीनों एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है। अगर F स्पेस में है, समझो, अगर F तो फोर्स भी इधर लग रहा होगा, अगर पार्टिकल स्पेस में यहां से यहां जा रहा है तो फोर्स भी स्पेस में यहां से यहां लग रहा होगा। अगर फोर्स स्पेस में लग रहा है मतलब फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, तीनों एक्सिस से। फोर्स भी इधर लग रहा होगा तीनों एक्सिस से किसी एंगल पे, तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग फोर्स के कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग। x के लॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट को लिखा fxi, y के लॉन्ग लिखा fyj और z के लॉन्ग फोर्स के कंपोनेंट को लिखा fz के, लिख सकते हैं। और पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा r से, समझना, या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो dr किया, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ
मान लो यही एग्जांपल लिया तो x की पोजीशन में ये चेंज आया 4 से 2 का, y में चेंज आया 6 से 3, z में चेंज आया 5 और 10 का, ये चेंज आया। तो अगर मैं लिखता हूं स्मॉल चेंज, तो स्मॉल को मैंने d से लिखा, x के अलोंग जो पोजीशन चेंज हुई, एक बहुत स्मॉल के लिए ले रहा हूं, मान लो dxi, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। यहां तो मैंने बड़ा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, 4 - 2 2, 6 - 3 3, 10 - 5 5, बड़ा डिस्प्लेसमेंट ले लिया। मैं बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहा हूं कि 2 से 2.00000001, 3 से y में पोजीशन में चेंज आया 3.000000, 200 टाइम्स 0 कुछ 2, 5 से चेंज आया 5.000 मल्टीपल टाइम 0 और कोई डिजिट। बहुत स्मॉल चेंज के लिए मैं ले रहा हूं, तो स्मॉल चेंज के लिए x भी स्मॉल होगा, x में चेंज dx, y में चेंज क्या बोलेंगे dy वेक्टर के फॉर्म में, और z में चेंज क्या बोलेंगे dz k कैप। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब अगर मैं वर्क डन बोलता हूं यहां पे, तो वर्क डन क्या बोलेंगे F.S। हियर वर्क डन हम बोलते हैं F.S या फिर लिखते हैं F.dr। एक स्मॉल इंटरवल के लिए क्या लिखेंगे F इंटू dr, और अगर पूरे के लिए चाहेंगे स्मॉल वर्क डन, हियर पहले लिखते हैं स्मॉल वर्क डन, बहुत स्मॉल वर्क डन, छोटे से पार्ट के लिए वर्क डन, बहुत छोटे पार्ट dr के लिए, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ x y z में, बहुत छोटा सा चेंज हुआ। r क्या है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बताया है वेक्टर में डिटेल। तो यहां से क्या होगा कि जब मैं लिखूंगा F.dr, अगर मैं LHS लिखता हूं, जरा समझना, इधर डॉट किया, इससे वर्क होता है F.S, यहां भी अगर डॉट करेंगे तो I.I क्या होगा 1, J.J क्या होगा 1, K.K क्या होगा 1, I.J 0, I.K 0, J.I 0, J.K 0, तो सेम से रहेगा। तो सेम से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या लिखेंगे Fx dx, सेम से I.I 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा Fx dx I.I, दूसरे से तो 0 हो जाएगा I.J, फिर उसी तरह से क्या लिखेंगे बताओ Fy dy, और उसी तरह से क्या लिखेंगे Fz dz। ठीक, ये स्मॉल वर्क डन हुआ। अगर मैं टोटल वर्क डन, अगर स्मॉल पार्टिकल को मूव कराए तो इतना, अब हम चाह रहे हैं कहीं से कहीं वेरिएबल फोर्स के लिए मूव कराए, जैसे यहां 0 से 2 कराए केवल x में, या यहां पे हम x y z तीनों में चेंज है, 4 - 2 2 का चेंज, 6 - 3 3 का चेंज, 10 - 5 का, यहां ठीक ठाक चेंज है, अप्रिशिएबल चेंज है, कम नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब मैं पूरे के लिए निकालूंगा तो मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेट, तो इधर क्या कर दिया, मान लो इंटीग्रेट F.dr, या फिर तोड़ के ब्रेक लिख रहे हैं तो लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या Fx dx, x के अलोंग अलग, y के अलोंग अलग Fy dy, और z के अलोंग अलग Fz dz। बात आ रही है समझ में? अगर x की पोजीशन भी मुझे बोल दिया जाए, x कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो मान लो x1 से x2 बोल दिया, तो x1 से x2 लिमिट लगा देंगे। y चेंज बोल दिया गया y1 से y2, तो y1 से y2, z में चेंज बता दिया, लिख दिया z1 से z2। तो इस तरह से अगर वेरिएबल फोर्स रहेगा तो अलग अलग डायरेक्शन में वर्क डन ऐसे लिखेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं डिटेल बात करूंगा, क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इसमें। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो, देखते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ या फोर्स पोजीशन का ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं पोजीशन भी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब सिंपल सा बात समझो कि मान लो कि फोर्स है, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मान लो S से लिख लिया, या जैसे भी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मान लो से कुछ लिख लिया, ये है ओरिजिन। मान लो ग्राफ कैसा भी है, ऐसा ग्राफ है। अब ये ग्राफ तो कोई रेगुलर शेप है नहीं, हमको डिस्प्लेसमेंट यानी इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, तो जिस एक्सिस का हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ एरिया निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पूरा एरिया क्या देगा, ये पूरा एरिया होगा इसका पूरा एरिया क्या होगा, ये होगा। अगर इस ग्राफ का बोला जाए सिंपल कि एरिया निकालो,
इस ग्राफ का एरिया निकालो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे, पूरे ग्राफ का एरिया देख लेंगे। बट ये कैसा शेप है, ये रेगुलर शेप तो है नहीं कि रेक्टेंगल दिखा या कोई शेप दिखा, ट्रायंगल दिखा तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। फिर क्या करेंगे ऐसे में पहले भी कॉन्सेप्ट बताया है, क्या करेंगे, हाँ इसमें क्या करेंगे, देखो हमको हर जगह पे एफ की वैल्यू अलग अलग है। ग्राफ में दिक्कत क्या समस्या है, यहाँ एफ अलग है, यहाँ पे एफ अलग है, यहाँ एफ अलग है, यहाँ एफ अलग है, हर जगह एफ की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ऐसे में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पता करने के लिए बहुत छोटा सा इंटरवल ले लिया, बहुत छोटा सा इंटरवल ले लिया, इसको मान लो ds से dx से जिससे लिख लिया, इस छोटे से इंटरवल को लिख लिया ds। ये इंटरवल बोर्ड पे दिखाने में बना रहा हूं मैं तो इतना चौड़ा दिख रहा है, दरअसल ये इतना चौड़ा भी नहीं है, ये लगभग एकदम गैप नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल है, ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, ये गैप एकदम नैरोअर है। चूंकि मुझे दिखाना है आपको तो मैंने लार्ज व्यू बनाया, बहुत स्मॉल एलिमेंट है। अगर ये स्मॉल एलिमेंट है तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये s की एक वैल्यू मिल जाएगी, बहुत स्मॉल वैल्यू ds है, f की एक फिक्स वैल्यू होगी, इस पर्टिकुलर के लिए f की एक फिक्स वैल्यू होगी। ये जो कर्वेचर है, इस ds के कारण जो ये कर्व बना है, बहुत छोटा सा कर्व, उसको हम स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं। इस ds के कारण ये बहुत छोटा सा कर्व जो बना है, ये ऐसा चीज हमने इंपल्स वगैरह में बताया था इस तरह से। तो ds को ये, या फिर इंटीग्रेशन जब पढ़े थे तब भी बात किया था, तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये, बेसिकली कर्व है, इसको स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं अगर बहुत। तो इस पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेड वाला एक रेक्टेंगल सा दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उसको स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर लिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू थिकनेस। तो लेंथ क्या है f और थिकनेस इसकी क्या है ds। तो इस छोटे से का वर्क निकाल, मतलब इस छोटे से का एरिया निकाल सकते हैं। इस छोटे से पार्ट का इंटरवल का, स्मॉल इंटरवल का एरिया निकाला, तो एरिया लेंथ इंटू थिकनेस f इंटू क्या लिखेंगे ds। अगर पूरे का निकालना पड़े तो क्या करेंगे, यही काम हम यहां पे एक छोटा सा ds लेंगे, फिर उसके बगल में एक ds, फिर उसके बगल में एक ds, इस तरह से ds लेने की शुरुआत यहां से करते 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 यहां का ds इंटू एफ, ds इंटू एफ, ds इंटू एफ, ds इंटू एफ करते करते यहां से यहां तक कर देंगे। तो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एडिशन का मतलब क्या है, समीशन। अगर टोटल एरिया निकालना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन एफ ds। हाँ, एफ का लगा उस जगह का एफ इंटू उस जगह का ds, ds सब सेम है। फिर दूसरा एफ इंटू ds, तीसरा एफ इंटू ds, एफ ds का मल्टीप्लाई, यानी एफ ds प्लस अगला एफ ds प्लस नेक्स्ट एफ ds प्लस नेक्स्ट एफ ds, यानी सारे एफ ds का क्या होगा, समीशन। एफ इंटू ds करते जाएंगे समीशन, और समीशन का ही मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो उसी की जगह क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेट। और एफ ds क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। यानी कि हमको ये पता चला कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसको अगर ये करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे, तो एरिया क्या देगा, वर्क डन देगा। तो यहां से भी वर्क डन देखो एफ ds है, हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट को ds से लिखा, यहां पे लिख दिया था dr से, तो आप dr भी लिख सकते हो। तो एफ dr का इंटीग्रेशन ही तो बेसिकली हुआ, वर्क डन यही तो है, एफ dr का इंटीग्रेशन। dr लिखा था, यहाँ पे ds लिख दिया, तो बात समझ में आया। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देगा, वर्क डन देगा। ऐसे भी ये तो कॉन्सेप्चुअली बताया, ठीक है, लेकिन हमने पहले से आपको बताया हुआ कि किसी भी जगह का एरिया पता करना है, सिंपल सा तरीका क्या है, x और y की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, जो क्वांटिटी मिलेगा एरिया वही देगा। मतलब यहाँ x एक्सिस पे लिखा है क्या, s, और y एक्सिस पे f, एक एक्सिस पे फोर्स, एक पे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, यही वर्क देगा। कई जगह देखें vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, y एक्सिस पे जो लिखा है x एक्सिस पे लिखा है, मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो vt ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम करोगे क्या देगा, वेलोसिटी, तो उसका एरिया क्या देगा, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। तो सीधा yx को मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही एरिया देगा वर्क डन। पूरे प्रोसेस से समझा, तो ऐसे बोलते हैं, समझे बात को, तो इसको लिख नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्लियर है। तो वर्क डन इंटीग्रेशन एफ ds, एफ यहाँ पे क्या है, वेरिएबल फोर्स है, हर जगह देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू अलग मिलेगी, इस जगह एफ की अलग है, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ अलग, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हर जगह एफ की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, तो क्या किया, इंटीग्रेट। इसी तरह से अगर समझने के लिए, ऐसे पहले भी मैंने बताया है इंपल्स में, 2 मिनट के लिए अगर बता ही दूं, अगर एफ क्या होता है, देखो यहां से भी चीजों को रिलेट कर सकते हो। एफ अगर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, बाहर,
तो एफ को क्या करेंगे बाहर, तो एफ को बाहर किया तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन डीएस, और इंटीग्रेशन एक्स क्या होता है एक्स, वाई क्या होता है वाई, डी एक्स होता है डी वाई वाई, तो डीएस क्या हुआ एस, तो एफ इंटू एस आ गया। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आया कब, जब कैसा फोर्स था कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स के केस में कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन डीएस क्या बचेगा एस, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट के केस में यही तो सिंपली करते हैं। क्लियर है, खैर ठीक। अब जो हमने यहां बात किया क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स, फोर्स गिवन है, फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स F इक्वल टू 3x i कैप, F इक्वल टू 3x i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स F इक्वल टू 3x i कैप प्लस 4j कैप, वर्क डन बाय ए फोर्स दिस F इक्वल टू 3x i प्लस 4j कैप टू डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम, to displace a body from 2, 3, to displace a body from 2, 3 to 4, 0, to displace a body from 2, 3 to 4, 0। आप ट्राई करो, देखो यहां पे क्या है x के लॉन्ग मूव होगा तो एफ एक्स डी एक्स, y के लॉन्ग एफ वाई डी वाई, z के लॉन्ग एफ जेड डी जेड, तीनों के लॉन्ग होगा ये, एक के लॉन्ग होगा केवल x तो ये लिखेंगे, केवल y तो ये, केवल z, अगर दो होगा एक्स वाई तो एक्स वाई लिखेंगे, वाई जेड प्लेन तो वाई जेड लिखेंगे, एक्स जेड तो एक्स जेड लिखेंगे, जैसा नीड होगा इस पूरे से कर सकते हैं। तो ट्राई करो, इसको अभी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बताओ कोशिश करो क्या आंसर है बालक। 39 देखते हैं, देखो यहां पे है ना वर्क डन क्या है एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड बता चुका हूं, लिमिट लगाएंगे तो टोटल वर्क डन बताना है, तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू लिखते हैं, देखो यहाँ पे आई कैप जे कैप यानी एक्स और वाई के लॉन्ग बताया बोला गया, यानी पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, जेड नहीं है तो जेड नहीं लिखेंगे, तो क्या था सिंपल एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन देखा x1 से x2 तक प्लस एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन y1 से y2 तक, चूंकि आई कैप जे कैप है यानी x और y एक्सिस ही बोल रहा है, z नहीं बोल रहा तो z को नहीं लिखेंगे, एफ जेड डी जेड, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। अब यहां सिंपल इस पे रखो, x के अलोंग f का कंपोनेंट कितना है 3x, आई कैप वाला होता है x के अलोंग, तो 3x क्या लिखेंगे dx इंटीग्रेशन x की लिमिट, ध्यान रखना x की लिमिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल जानते हो ना, ये x 2, 3 मत ले लेना, x ये है, अगला x ये है, 2 से 3 x है और y है 3 से 0, x1 x2 हाँ सॉरी x2 से 4 है, बिल्कुल x है 2 से 4, तो x की लिमिट यहां पे 2, 4 करेंगे, गलती से ये मत करें, x1 y1 x2 y2, तो 2 से 4 प्लस अगला y क्या है 4 है, तो 4 dy जे कैप के साथ वाला y में क्या चेंज हो रहा है y1 से y2 3 से 0 तक, बात आई समझ में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 n प्लस 1 बाय n प्लस 1, लिमिट लगा देंगे x की, कहां से कहां तक 2 से 4 तक, प्लस यहां 4 कांस्टेंट बाहर, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, dx का x dy का y, कहां से कहां तक 0 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट को हटाने दो, एक बार अपर लिमिट x के जगह क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और एक बार माइनस लगा के लोअर लिमिट x के जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे क्या लिखेंगे 0 और लोअर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करो जितना आएगा, यानी कि 3/2, 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 2 का स्क्वायर क्या है 4, 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा 12, और यहां 4 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा -12, तो ये 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 2 से 12, 6 बार में कटेगा, 2 छक्के 12, यानी 3 छक्के क्या होगा 18, 18 माइनस 12 18 माइनस 12 क्या होगा 18 माइनस 12 6 जूल होगा ना, तो
तो समझ में आया? कोई दुख तकलीफ पहले बताओ। सिंपल कैलकुलेशन किए हैं, 4 को 16, 4 12, ठीक तो है, 6 और 12, ठीक है। सिंपल यही एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। वेरिएबल है, एक्स का कंपोनेंट एफ एक्स लिखा, एक्स वाला 3x, एफ वाई क्या है, वाई कंपोनेंट 4, डी एक्स डी वाई छोटे स्मॉल के लिए डी एक्स डी वाई इंटीग्रेट किया, तो जहां से जहां x में चेंज 2 से 4, y में 3 से 0, 3 से 0 सॉल्व किया। इसी तरह से तीनों भी हो सकता है। ये तरह का प्रोसेस आपको कई जगह काम आता है। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में, 12th में पोटेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट करके आता है वहां, तो ये तरीका जानना चाहिए। हाँ बोलो बालक, कुछ पूछना क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे इंटीग्रेशन भूल है। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या होता है? n+1/n+1 ना, तो 2/2 इंडेफिनिट सी लिखेंगे, तो एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? x²/2 ना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। फिर कल वर्क पे एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आ जाएंगे पावर पे, फिर पावर के क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट पावर का देख के, ठीक है।